आज जो हमारा टॉपिक है, हमने अभी तक उत्तर भारत के इतिहास का अध्ययन किया था और आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है दक्षिण भारत। भारत का इतिहास उत्तर और दक्षिण भारत के ही आधार पर विभाजित है और उत्तर भारत के इतिहास में हमने उत्तर भारत की स्थिति और उसके राजवंशों के बारे में या उसके अन्य संस्कृत सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं कि जिस समय उत्तर भारत में जो हमने शासनकाल या वंश बताए हैं उस अवधि में दक्षिण भारत में क्या हो रहा था या राजपूत काल में दक्षिण भारत में क्या हो रहा था। दक्षिण भारत का मतलब है भारत के विंध्याचल पर्वत से लेकर सुदूर दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी तक के विशेष जो विशाल प्रदेश है उसको हम दक्षिण भारत कहते हैं। तो विंध्याचल पर्वत के बाद से कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र को दक्षिण भारत कहा गया है। अगर हम देखें तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। जैसे आप भारत का जो मैप देखते हो तो जो ऐसे आता है शेप, समझिए वो जो त्रिकोण, उल्टा त्रिकोण की आकृति है वही दक्षिण भारत। इसका आधार भाग जो है वो विंध्याचल पर्वत है और शीर्ष भाग नीचे का कन्याकुमारी है और पूर्वी तथा पश्चिमी घाट इसकी दो भुजाएं। इस आधार पर हम दक्षिण भारत के मैप का निर्माण करते हैं। पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर जो है वो पश्चिमी क्षेत्र है। जो भारत का ये मैप है यही समझिए कि दक्षिण भारत है। ये विंध्य पर्वत है, ये कन्याकुमारी है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ अरब सागर है। पूर्वी घाट उड़ीसा के गंजाम से चालू होता है और बंगाल की खाड़ी के समानांतर जाता है। रामायण में इस क्षेत्र को महेंद्र पर्वत कहा गया है। पश्चिमी घाट अरब सागर से होकर के महाराष्ट्र होकर कर्नाटक के दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक फैला है और यहीं पर दोनों घाटों का मिलन होता है। प्राचीन साहित्य में पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्र पर्वत और दक्षिणी भाग को मलय पर्वत कहा गया है। इन दोनों भागों में कई पहाड़ियां हैं, तो यही जो क्षेत्र है यही दक्षिण भारत का निर्माण करता है। दक्षिण भारत में नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी जैसी नदियां पाई जाती हैं। प्राचीन काल का दक्षिण भारत भी दो भागों में विभाजित था। जो ये दक्षिण भारत है प्राचीन का, ये भी दो भागों में विभाजित था और पहला जो भाग था वो था दक्षिणा पथ। जब आपको हमने गुप्त काल का वो इतिहास पढ़ाया है तो दक्षिणा पथ का नाम कई बार आया है। दक्षिणा पथ को दक्कन भी कहा जाता है। दक्कन का जो क्षेत्र है वो दक्षिणा पथ है। इसके अंतर्गत उत्तरी भाग से नर्मदा नदी से लेकर दक्षिणी भाग में तुंगभद्रा नदी या कर्नाटक राज्य का जो संपूर्ण प्रदेश है वो शामिल है। प्राचीन साहित्य में दक्षिणा पथ की सीमा दक्षिण में महिषमंडल तक बताई गई। विस्तृत अर्थ में अगर इस शब्द को हम देखें तो विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिणी समुद्र जो कि हिंद महासागर का क्षेत्र है उसके बीच का जो भाग है वही जो है दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। तो दक्षिणा पथ का जो क्षेत्र है यही क्षेत्र माना गया है जो कि विंध्य से लेकर के कैमूर की पहाड़ी तक फैला है। दक्षिणा पथ के क्षेत्र में या दक्कन के क्षेत्र में एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूं कि तमिल का क्षेत्र शामिल नहीं है, अर्थात तमिलनाडु का क्षेत्र जो है उससे पृथक क्षेत्र है, तो वो दक्षिण में शामिल
नहीं है। दक्षिणापथ में द्रविड़ वर्ग भी शामिल नहीं है। महाभारत में ये घटना मिलती है कि सहदेव ने सुदूर दक्षिण के पांड्य राज्य को जीतने के बाद दक्षिणापथ को जीता था। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दक्षिणापथ द्रविड़ देश से भिन्न है। महाभारत में दक्षिणापथ की उत्तरी सीमा विदर्भ या बरार और कौशल को बताया गया है। तो ये दक्कन का क्षेत्र है और दक्षिण भारत का जो दूसरा भाग है उसे सुदूर दक्षिण बोलते हैं। सुदूर दक्षिण ये दक्कन के भाग से पृथक भाग है। इसमें जो है तमिलनाडु का क्षेत्र है। इस भाग को द्रविड़ भाग या तमिल भाग भी कहा जाता है। सुदूर दक्षिण के भाग में तुंगभद्रा नदी से लेकर दक्षिण का समस्त क्षेत्र शामिल है। प्राचीन काल के चोल, चेर और पांड्य राज्य का जो अस्तित्व मिलता है वो सुदूर दक्षिण का ही क्षेत्र है। पेरी प्लस में इस भाग को दमरिका कहा गया है या दमिल कम कहा गया है। इस तिकोने भाग में दक्षिण के सुदूर भाग के तिकोने भाग में कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी और उसकी सहायक नदियां बनती हैं। तो आज जो हम पहला अध्ययन करेंगे वो चूंकि दक्षिण को दो भागों में बांटा गया है तो हम दक्षिणापथ के एक विशेष राजवंश का अध्ययन करेंगे। दक्षिणापथ का जो एक विशेष राजवंश है वो है बदामी का चालुक्य राजवंश। ये हमने आपको इतिहास में कई बार बताया है। इस राजवंश का आपको कई बार हमने परिचय कराया है। तो बदामी का जो चालुक्य वंश है वो दक्कन या दक्षिणापथ के क्षेत्र का एक वंश है। बदामी का चालुक्य वंश को वातापी भी बोला जाता है। इतिहास में कहीं कहीं पर इसे वातापी क्षेत्र बोलते हैं। इस वंश के इतिहास पे चलने से हम पाते हैं कि ईसा की 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर के 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश का शासक रहा है और चालुक्य वंश की जिस शाखा पर इसका आधिपत्य रहा है उसका उत्कर्ष बदामी कहलाता है या बदामी या वातापी के चालुक्य कहलाते हैं। इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी या गुजरात की शाखा भी कहा जाता है। इसका उदय स्थल कर्नाटक राज्य का बीजापुर क्षेत्र में एक वादामी क्षेत्र है या वातापी क्षेत्र है उसको माना गया। यहाँ 6ठी शताब्दी में संपूर्ण दक्षिणापथ को ये राजनैतिक एक सूत्रता के काम में बांधने का काम वातापी के चालुक्य वंश के शासकों ने किया था। उत्तर में हर्षवर्धन और दक्षिण में पल्लव शासकों के प्रबल विरोध के बाद भी इस वंश ने इस क्षेत्र पर लगभग 2 शताब्दी तक शासन किया। वातापी के अगर चालुक्य राजवंश के इतिहास को जानने का हम साधन ढूंढते हैं तो इनके साधन को जो सबसे पहले जानने का स्रोत है वो है ऐहोल प्रशस्त। ऐहोल प्रशस्त जो है वो इसी वंश के एक शासक पुलकेशिन द्वितीय का प्रशस्त अभिलेख है। इसमें शक संवत 556 से अर्थात जिसको कि 634 ईस्वी कहते हैं वो तिथि अंकित है। ऐहोल का जो अभिलेख है वो कर्नाटक प्रांत के बीजापुर जिले में स्थित है। ऐहोल एक प्रशस्ति के रूप में, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा हुआ काव्य या घटना। तो ये एक काव्य के रूप में घटना है और इसकी भाषा संस्कृत है। ऐहोल प्रशस्त की जो लिपि है
वो दक्षिणी ब्राह्मी है। एहोल प्रशस्त की रचना कवि कीर्त ने कराया था और इसमें पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय चूंकि एक चालुक्य शासक रहा है, इसलिए इस प्रशस्त के द्वारा हमें चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन के युद्ध का वर्णन किया गया है। साहित्यिक दृष्टि से अगर हम देखें तो एहोल प्रशस्त काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी रचना कालिदास और भारवी जो संस्कृत के विद्वान कवि हैं उनकी काव्य शैली के आधार पर किया गया है। एहोल प्रशस्त के अंत में लेखक ने बताया है कि उसने इसको लिख करके कालिदास और भारवी के समान यश को प्राप्त किया था। तो एहोल प्रशस्त एक ऐसा अभिलेख है जो चालुक्य शासकों के इतिहास पर प्रकाश डालता है। अगला है बादामी का शिलालेख। ये ऐसे अभिलेख हैं जो वातापी के चालुक्य शासकों के बारे में बताते हैं। बादामी का जो शिलालेख है ये बादामी के किले में एक शिलाखंड के ऊपर खुदा है। इसकी खोज 1941 ईस्वी में की गई थी। इसमें शक संवत 455 या 543 ईस्वी अंकित है। इसमें बल्लभेश्वर नामक चालुक्य शासक का उल्लेख किया गया है जिसने कि बादामी के किले का निर्माण कराया था। उस शासक के द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी किए गए थे। बल्लभेश्वर की जो हम पहचान करते हैं इतिहास के आधार पर उसे पुलकेशिन प्रथम माना गया है। चालुक्य वंश के जानने का अगला जो अभिलेख है वो है महाकूट का लेख। महाकूट का जो लेख है ये भी बीजापुर जिले में मिला है। इस लेख में 602 ईस्वी अंकित है। इसमें चालुक्य वंश की प्रशंसा की गई है तथा उसके शासकों की बुद्धि, बल, साहस और दानशीलता का उल्लेख किया गया। इस लेख में कीर्तिवर्मा प्रथम के विजय का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो लेख है वो हैदराबाद का दान का अभिलेख है। इस दान अभिलेख को चूंकि हमने कहा ये हैदराबाद का है तो ये हैदराबाद में मिला है और इसमें शक संवत 534 या 612 ईस्वी अंकित है। और ये तिथि जो है वो इस वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय के तृतीय राज्यारोहण के तृतीय वर्ष का है। इस लेख से पता चलता है कि उसने युद्ध में सैकड़ों योद्धाओं को जीता था और परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। इन लेखों के अतिरिक्त हमें कुरनूल में, तलमच में, नौशारी में, गढ़वाल में, रायगढ़ में और पट्टक्कल में आदि स्थानों पर हमें बहुत से ताम्रपत्र लेख मिले जिनमें कि चालुक्यों का और उनका कांची के पल्लवों से संघर्ष का वर्णन किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय के बाद अन्य शासकों की उपलब्धियों के विवरण भी हमें प्राप्त होते हैं। विदेशी विवरण में अगर हम चलते हैं तो चीनी यात्री हुएनसांग और ईरानी इतिहासकार ताबरी के विवरणों से भी चालुक्य वंश के इतिहास की हमको जानकारी प्राप्त होती है। हुएनसांग ने पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति की प्रशंसा किया है और उसके राज्य की जनता की स्थिति का वर्णन किया है। ताबरी के विवरण से पता चलता है कि ईरानी शासक खुसरो द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय के बीच राजनैतिक संबंध
रहे हैं। तो ये ऐसे अभिलेख हैं जिनके आधार पर हमें चालुक्य वंश का जो है काफी कुछ इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चालुक्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर हम इसको देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, तो चालुक्य वंश का जो उत्पत्ति है इसके बारे में इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का जो कहना है, उनका ये कहना है कि यह मध्य एशिया की चप जात से संबंधित है। चप जो कि गुर्जरों की एक शाखा रही है, लेकिन वो केवल मानते हैं, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं देते हैं। कुछ इतिहासकार उत्तरापथ के चुलुक जात से इनका संबंध जोड़ते हैं, जिन्हें कि सोडियानो कहा गया है। चालुक्यों की उत्पत्ति के संबंध में हमें इन साक्ष्यों पर कोई विशेष साक्ष्य नहीं मिलता है। बादामी के अभिलेख में इस वंश को हारित पुत्र या मानव गोत्रीय कहा गया है। बाद में चालुक्य शासक अपने को चंद्रवंशी क्षत्रिय बताते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि चालुक्य स्वदेशी क्षत्रिय रहे हैं। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय कहा है। ऐसा माना जाता है कि चालुक्य कन्नड़ कुल से संबंधित रहे हैं और इस वंश का संस्थापक चल्क या चलुक रहा है, जिसके नाम पर ही इस वंश को आगे चालुक्य वंश कहा गया है। इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री ने इस राजवंश का मूल नाम चलक बताया है और इसी में एक स्वर जोड़ देने पर यह चलुक बन जाता है। बाद में इसी चलुक को चालुक या चौलुक्य के रूप में संबोधित किया गया। तो इससे प्रतीत होता है कि चुटु सातकर्णी, कदंब, राष्ट्रकूट आदि के समान चालुक्य भी किसी स्थानीय कुल से ही संबंधित रहे हैं। चालुक्य प्रारंभ में कदंब शासकों की अधीनता को स्वीकार करते थे, लेकिन बाद में अपनी शक्ति को बढ़ा करके उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रभुता को कायम किया था। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय का नाम, पुलकेशिन प्रथम का नाम हमें इस वंश में सबसे पहले प्राप्त होता है। तो जो सबसे पहला हमें इस वंश के शासक का इतिहास प्राप्त होता है वो होता है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम को चालुक्य वंश का संस्थापक शासक माना गया है। महाकूट के लेख में इससे पहले दो शासक जय सिंह और रणरांग का नाम मिलता है, लेकिन इन दोनों के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है और इससे यही पता चलता है कि ये उस समय कदंब शासकों की अधीनता में बादामी प्रशासन करते थे। चालुक्य वंश के प्रारंभिक लेखों में जय सिंह की उपलब्धियों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। हालांकि बाद में जगदेक मल्ल के दौलताबाद लेख में जय सिंह को कदंब लोगों के ऐश्वर्य को अंत करने वाला बताया गया था। तो इस प्रकार से हमें जय सिंह के बारे में इस लेख से मात्र इतना पता चलता है। उसके उत्तराधिकारी रणराग के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है, लेकिन मैसूर के लेख में इसे एक वीर शासक बताया गया है और इसको बताया गया है कि एक कदंब के अधीन एक स्थानीय शक्तिशाली सामंत रहा है। तो इन दोनों जो सामंत या इनके शासक हैं, इनके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। चालुक्यों को, जो बादामी के चालुक्य हैं, इनको सामंत की स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक
पुलकेशिन प्रथम रहा और यह रणराज का पुत्र या उसका उत्तराधिकारी रहा। इसके नाम का उल्लेख पोलिकेशिन या पलिकेशिन या पुलकेशिन मिलता है। इसने बदामी में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। पुलकेशिन द्वारा वातापी के आसपास के क्षेत्र को जीत करके उस पर अपना अधिकार किया गया था। ऐहोल के लेख में उसके बदामी के ऊपर या वातापी के ऊपर अधिकार और अश्वमेध कराने की बात के प्रमाण मिलते हैं। वातापी का दुर्गीकरण करा करके इसने उसके समीप के भागों पर अधिकार करके कदम शासकों की अधीनता से अपने को मुक्त किया था और अश्वमेध यज्ञ करके अपनी प्रभुसत्ता को घोषित किया था। तो इस प्रकार से चालुक्य राज्य का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को ही माना जाता है। अपनी महानता के अनुरूप पुलकेशिन प्रथम ने शताश्रय, रण विक्रम जैसी उपाधियों को धारण किया था। उसे श्री पृथ्वी वल्लभ या श्री वल्लभ भी कहा जाता है। इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया गया था। इसे मनुस्मृति, इतिहास, पुराण, रामायण और महाभारत का ज्ञाता माना गया है। पुलकेशिन प्रथम की तुलना ययाति और दिलीप जैसे पौराणिक शासकों से की गई है। महाकूट अभिलेख में इसकी तुलना भगवान विष्णु से करते हुए इसको ब्राह्मणों का आदर करने वाला बताया गया है। इसका विवाह बदपुरी परिवार की कन्या दुर्लभ देवी के साथ हुआ था। पुलकेशिन प्रथम ने 535 ईस्वी से अपना शासन प्रारंभ किया था और इसके द्वारा 566 ईस्वी तक शासन किया गया है। वातामी से जो इसका लेख मिला है वो 543 ईस्वी का मिला है। इसके बाद जो हमें दूसरे शासक का डिटेल मिलता है वह है कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय प्रथम का ही पुत्र रहा है। कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश उसकी मृत्यु के बाद शासक बनते हैं। कीर्तिवर्मन के द्वारा 566 से 567 ईस्वी तक शासन किया गया। 1 वर्ष का शासन किया गया। इतिहास में इसका 597 से 598 इसमें भी 1 वर्ष के शासन का उल्लेख मिलता है। इसने अपने पैतृक साम्राज्य को अपने समय में विस्तृत किया था। इसी का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय रहा है और उसने ऐहोल प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख किया है। ऐहोल प्रशस्ति से पता चलता है कि कीर्तिवर्मन के द्वारा कदंब के शासकों को पराजित किया गया था और बल्लारी और कुर्नूल क्षेत्र पर अपना अधिकार किया गया था। इसके द्वारा नलवंशी राजाओं को भी जीता गया था। तो कीर्तिवर्मन के द्वारा मल्ल, मौर्य और कदंबों के लिए काल उसको बताया गया है। ये पर स्त्री से विमुख हो गया था और इसने शत्रु की राजलक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित किया था। इस बात का उल्लेख जो है ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। इसके द्वारा कदंब के शासक अजय वर्मा को जीता गया था और कदंबों की राजधानी वनवासी पर अपना अधिकार किया गया था। इसके द्वारा नलवाड़ी में नल शासकों को जीता गया था और नलवाड़ी वो क्षेत्र है जिसे कि आज के समय में वेल्लारी या कुर्नूल क्षेत्र कहते हैं। नल वंश का एक लेख बस्तर जो मध्य प्रदेश की सीमा पर पौडगढ़ नामक स्थान पर मिलता है और उससे इस बात की सूचना मिलती है कि 5वीं शताब्दी में
इस वंश को अनेक ध्वंसात्मक परिवर्तन झेलने पड़े थे। तो संभवतः चालुक्यों के आक्रमण के कारण इस वंश का काफी नुकसान हुआ था और उसी का उल्लेख इसके द्वारा किया गया है। कीर्तिवर्मन के द्वारा पृथ्वी बल्लभ आदि उपाधि को धारण किया गया था और इसे वातापी का प्रथम निर्माता शासक कहा गया है। तो इससे पता चलता है कि कीर्तिवर्मा के द्वारा अपने पिता की सत्ता को यथावत कायम रखा गया था और उसमें कुछ ना कुछ विस्तार ही किया गया था। कीर्तिवर्मा के द्वारा अपने वंश की सत्ता को उसी स्थिति में रखने के कारण कीर्तिवर्मा को चालुक्य वंश के इतिहास में एक विशेष स्थान मिलता है। कीर्तिवर्मा के बाद या कीर्तिवर्मन के बाद जो शासक होता है वो होता है मंगलेश। मंगलेश कीर्तिवर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र जो पुलकेशिन द्वितीय होता है वो अवयस्क या नाबालिग होता है, इसलिए उसका छोटा भाई मंगलेश पुलकेशिन के संरक्षक। मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके द्वारा परम भागवत की उपाधि को धारण किया गया था। मंगलेश ने रण विक्रांत और श्री पृथ्वी बल्लभ की उपाधि को धारण किया था। मंगलेश को चालुक्य वंश का एक महान निर्माता शासक माना गया है और बदामी के गुहा मंदिर का निर्माण मंगलेश के द्वारा ही पूरा कराया गया था। इस मंदिर का प्रारंभ कीर्तिवर्मा के समय में किया गया था। इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है और मंगलेश के द्वारा मुकुटेश्वर शैव मंदिर को भी काफी मात्रा में दान दिया गया था। मंगलेश को अंत में अपने भतीजे पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध करना पड़ा था और उस युद्ध में वो मारा गया था। चूंकि मंगलेश अपने भाई के शासन को प्राप्त किया था और पुलकेशिन द्वितीय का वो संरक्षक रहा है, लेकिन अपने पुत्र को राज सौंपने की इच्छा में उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। तो इस प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय से हुए युद्ध में मंगलेश मारा गया था। अंत में उत्तराधिकार के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने अपने समस्त विद्रोहियों को परास्त करके राज सिंहासन पर अधिकार किया था। मंगलेश का शासन 598 से 610 ईस्वी का मिलता है। तो मंगलेश का जो शासन है वो 12 वर्ष का शासन मिलता है। मंगलेश के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय के नाम से ही चालुक्य वंश का या बदामी के चालुक्य वंश का इतिहास माना जाता है। चूंकि चालुक्य वंश का इतिहास काफी बड़ा है तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। पुलकेशिन द्वितीय का भी चूंकि इतिहास काफी विस्तृत हमको मिलेगा तो उसे आज के इस वीडियो में समाहित करना संभव नहीं होगा। धन्यवाद।